हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हम डेली कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के और जीके के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। आज इस सीरीज़ का हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम 15 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे वो है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, यानी इनमें से ये जो समिट लिखी हुई है एक साइड में और दूसरे साइड कौन सी कंट्री उसको होस्ट करेगी, तो इनमें से कौन सा पेयर सही से सुमेलित किया गया है। तो G20 समिट 2023 का भारत होस्ट करेगा, कुवैत समिट 2023 का ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, एससीओ समिट 2023 की चाइना होस्ट करेगा और 2023 का ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। तो इसमें जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि G20 भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं बल्कि भारत के 2023 में G20 समिट होस्ट करने का एक लोगो है, जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। तो इससे पहला पेयर हमारा करेक्टली मैच्ड है। इसके साथ आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि भारत 2023 में 2 समिट होस्ट करेगा। एक तो होगी G20 समिट और एक होगी एससीओ समिट। तो इससे तीसरा पेयर हमारा इनकरेक्ट है। इसके अलावा जो 2023 का क्वेड समिट है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और जो 2023 का ब्रिक्स समिट है वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ये दोनों बिल्कुल सही है। तो इस तरह जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो है ऑप्शन डी, ओनली 1, 2 एंड 4। इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि 2022 में जो G20 समिट था वो बाली इंडोनेशिया ने होस्ट किया था अभी हाल ही में नवंबर के महीने में, और 2023 का भारत होस्ट करेगा। क्वेड समिट 2022 का टोक्यो ने होस्ट किया था। 2022 का एससीओ समिट समरकंद उज्बेकिस्तान ने होस्ट किया था और 2022 का ब्रिक्स समिट ये चाइना ने होस्ट किया था वर्चुअल फॉर्म में। 2022 में कॉप 27 भी आयोजित की गई थी, जो कि इजिप्ट में आयोजित हुई थी। ये कॉप 27 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें यूएन के सभी मेंबर कंट्रीज एक साथ मिलकर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बातचीत करते हैं। इसके जैसे ही कॉप 28 अगले साल 2023 में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में आयोजित की जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हर साल 9 जनवरी को इंडिया प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करता है। तो 2023 में जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा, तो उसके चीफ गेस्ट इनमें से कौन होंगे। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना देश के प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसलिए इन्हें 2023 के जनवरी महीने में इंदौर में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। इसके साथ 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मिस जनेता मस्करनहास, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे विदेशों में रह रहे भारतीयों के भारत के डेवलपमेंट में योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 9 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस को 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछले साल 2021 में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम थी वो थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, और इस साल 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम होगी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, यानी कि अगले 25 साल का अमृतकाल का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसमें भारत के प्रोग्रेस में जो हमारे विदेशों में रह रहे भारतीय हैं वो एक रिलायबल पार्टनर्स की भूमिका निभाएंगे। तो उन्हीं को डेडिकेट की है इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इनमें से कौन इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये उनका 6th टर्म होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि आप फोटो से भी गैस कर सकते हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी हाल ही में कंडक्ट किए इलेक्शन में यार लिपिड को हराकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पाई थी। नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिकुड है। इजराइल के प्रेसिडेंट आइजैक हेरजोग है। इजराइल का जो कैपिटल है उसका नाम है तेल अवीव। इजराइल की जो करेंसी है उसका नाम है न्यू इजराइल शेकेल। इंडिया और इजराइल ने 1992 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसी के 30 साल पूरे हो रहे हैं 2022 में। तो ये दोनों देश इस साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों देश I2U2 ग्रुप का भी पार्ट है, जिसमें 4 देश शामिल हैं: इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये इंडिया और इजराइल दोनों एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता भी साइन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति अभी हाल ही में नया इलेक्शन कमिश्नर बना है, नया चुनाव आयुक्त बना है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है श्री अरुण गोयल। अरुण गोयल जी ने अभी हाल ही में नवंबर महीने में इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाला है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि मिस्टर राजीव कुमार है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत फॉर्म किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल का या फिर उनकी उम्र 65 साल हो तब तक का होता है। ये चुनाव आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के जज के समान वेतन और स्टेटस को एंजॉय करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ऑफिस से सिर्फ संसद के द्वारा महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है, जबकि जो चुनाव आयुक्त हैं उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा भी हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा या कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। सदर्न व्हाइट राइनो ये IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। शीशम का पेड़ काइट्स की अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है, और लीच सॉफ्टशेल टर्टल ये काइट्स के अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये चारों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सदर्न व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, और ये काइट्स के अपेंडिक्स 2 में भी आता है। शीशम का पेड़ काइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, और लीड्स सॉफ्टशेल टर्टल ये आता है काइट्स के अपेंडिक्स 1 में। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और काइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके साथ कुछ दूसरी स्पीशीज हैं, जैसे कि नदर्न व्हाइट राइनो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और जयपुर हिल गेको ये काइट्स के अपेंडिक्स 2 में आते हैं। रेड क्राउंड रूफ टर्टल ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और सी कुकुम्बर काइट्स के अपेंडिक्स 2 में आते हैं। ये जो भी हाईलाइटेड स्पीशीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट का भी टॉपिक है, और अभी हाल ही में इनकी कैटेगरी अभी चेंज की थी। जैसे सदर्न व्हाइट राइनो काइट्स के अपेंडिक्स 2 में आए हैं, जयपुर हिल गेको अपेंडिक्स 2 में, रेड क्राउंड रूफ टर्टल अपेंडिक्स 1 में, और सी कुकुम्बर अपेंडिक्स 2 में लाए गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शहर भारत का दूसरा और विश्व का चौथा ऐसा शहर बना है जिसमें रोपवे को सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जबलपुर, मध्य प्रदेश। अभी विश्व में सिर्फ 3 ही ऐसे शहर हैं जहाँ पे रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। इसमें है लापाज जो कि बोलीविया देश का शहर है, मेक्सिको सिटी मेक्सिको देश का, और वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसके बाद जो ये अगला क्वेश्चन है उसमें हमें मैच द फॉलोइंग करना है। एक साइड एयरपोर्ट के नाम दिए गए हैं, और दूसरे साइड वो कहाँ पे स्थित है उस राज्य और शहर का नाम दिया गया है। मोपा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट गोवा में स्थित है। दोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल में स्थित है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है, और रूपसी एयरपोर्ट असम में स्थित है। तो इससे हमारा सही ऑप्शन होगा 1 ए, 2 सी, 3 डी, 4 बी, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
इसके साथ कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं जैसे उमरोई एयरपोर्ट, ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है, और शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये श्रीनगर में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में ऋषि सुनाक जो कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा देश है जिसमें भारतीय मूल का कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। क्योंकि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्रविंद जुगनाथ, मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं वेवेल रामकलावान, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, जबकि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इन ऑप्शंस में इंडोनेशिया ही एक ऐसा कंट्री है जिनके प्रेसिडेंट भारतीय मूल के नहीं है। इसके अलावा यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में अपनी पहली विजिलेंस मैगजीन यानी सतर्कता पत्रिका जिसका नाम सुबोध है उसको लॉन्च किया था या रिलीज किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी। एनएमडीसी भारत का सबसे बड़ा आयरन और यानी लोहो अयस्क प्रोड्यूसर कंपनी है और ये विश्व में 10वें स्थान पर आती है आयरन और प्रोड्यूस करने में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पर की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत आता है। एनएमडीसी भारत की इकलौती मैकेनाइज्ड डायमंड माइन जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है उसको ऑपरेट भी करती है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, उन्होंने भारत की पहली नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेज डाटा जिसका नाम इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर रखा गया है, वो किस शहर में लॉन्च की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फरीदाबाद, हरियाणा। आईबीडीसी का उद्देश्य ये है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के तहत भारत में सरकारी संस्थाओं के द्वारा जितनी भी लाइफ साइंस के ऊपर रिसर्च की जा रही है तो उससे जो भी डाटा जनरेट हो रहा है उसे कलेक्ट करके रखना इस सेंटर की जिम्मेदारी होगी। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस स्पोर्ट्स पर्सन को पिछले 4 साल में स्पोर्ट्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्री शरद कमल अचंता। ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। इसके साथ साथ 25 स्पोर्ट्स पर्सन्स को अर्जुन अवार्ड भी दिए गए हैं जिनमें मिस सीमा पूनिया जो कि एक एथलेटिक चैंपियन है, श्री लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और मिस निखात जरीन जो कि एक बॉक्सर है वो भी शामिल है। इसके साथ साथ एक ट्रॉफी भी दी गई थी जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर में स्थित है उन्हें दी गई थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में रिलीज किए गए वुहान डिक्लेरेशन इनमें से किससे संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो है वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ समय से पानी एकत्र है। वुहान डिक्लेरेशन एक वेटलैंड कंजर्वेशन एग्रीमेंट है जो कि 2022 में वुहान में आयोजित किए गए रामसर कन्वेंशन के COP 14 में निकलकर सामने आया था। इस COP 14 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को वुहान और जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी ने मिलकर होस्ट किया था। रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन और उसके रैशनल यूज को प्रमोट करता है। इस रामसर कन्वेंशन के 172 सदस्य देश हैं। ये सभी हर साल
एक कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज यानी कि कोप आयोजित करते हैं, जो कि इस साल चाइना में आयोजित की गई थी। उसी से ये वुहान डिक्लेरेशन निकल के सामने आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 दिए गए हैं। तो भारत से ये अवार्ड किसे मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, पूर्णिमा देवी बर्मन। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन का सबसे हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर यानी पर्यावरण क्षेत्र में दिया गया सम्मान है, जो कि हर साल 2005 से दिया जा रहा है। ये अवार्ड हर साल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से या फिर सिविल सोसाइटी से उन लोगों को या उन संस्थाओं को दिया जाता है जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं। इस साल ये अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन को उनके एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए दिया गया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क, जिसे आसामी भाषा में हरगिला भी कहा जाता है, उसके डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए किया है। उन्होंने इसके लिए हरगिला आर्मी नाम से एक महिलाओं की यूनिट एस्टेब्लिश की थी, जिनको वो लाइवलीहुड का भी जरिया देती हैं और उनके साथ मिलकर इन हरगिला को कंजर्व भी करती हैं। तो इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आयोजित किए गए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है रजनीकांत, कमल हसन, अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चिरंजीवी। इससे पहले भी 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और ये अवार्ड उन्हें इंडियन सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था और इस बार भी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल ही में इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया चेयरमैन बना है 2022-23 टर्म के लिए। तो इंडिया ने ये चेयरमैनशिप किस देश से हासिल की है? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रांस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें भारत के साथ साथ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देश शामिल हैं। ये सभी देश मिलकर इस पार्टनरशिप के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह रिस्पॉन्सिबल तरीके और मानव को केंद्र में रखकर इसका यूज किया जाए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडिया ने इस ग्रुप को 2020 में एज ए फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया था। इस तरह हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो लेक्चर को जाने से पहले लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ।